अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, इस वीडियो का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दूं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक पे हम क्या पढ़ेंगे। जनाब, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो आपके बिज़नेस के बैंक अकाउंट से पर्टेन करता है। आप कभी भी जब कोई बिज़नेस कंडक्ट करते हो तो उस बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए आप एक बैंक अकाउंट एटलीस्ट ऑपरेट ज़रूर करते हो। उस बैंक अकाउंट से आप मुख्तलिफ़ पेमेंट्स करते हो, मुख्तलिफ़ जगह से पैसे रिसीव करते हो, और ये एक बिज़नेस की बहुत ही कॉमन ज़रूरत होती है। अब ये बैंक अकाउंट जो है ये मेंटेन कर रहा होता है बैंक, और आप एक बिज़नेस में अपने पास भी उसकी अकाउंटिंग कर रहे होते हो। यानी कि जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो तो जाहिर है आप तो अपने पास रिकॉर्ड करते ही हो, बट साथ में बैंक को भी ये चीज़ अपने पास रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्योंकि कल अगर आप बैंक जाओ और बैंक से पूछो कि जनाब मेरे कितने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, तो बैंक को वो नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर होता कुछ इस तरह से है कि अमूमन अनलेस के बैंक ओवरड्राफ्ट है, जनरली जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके लिए एक एसेट होता है, बिकॉज आपके पैसे बैंक में पड़े हुए होते हैं और आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। आप जब चाहो आप उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, मुख्तलिफ़ तरह की पेमेंट्स कर सकते हो। तो आपके लिए बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो एक एसेट होता है, और एसेट होने की वजह से उसकी एक डेबिट नेचर होती है, उसका ब्रॉड डाउन डेबिट होता है, और जब वो बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और जब वो डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। आप उसको एज ए एसेट अकाउंट ट्रीट करते हो। यानी कि लेट से अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आपके पास बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पड़े हुए हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा या ओपनिंग बैलेंस होगा वो 5 लाख रुपए होगा। ये आप अपने एंगल से सोच रहे होते हो, बिकॉज आपके लिए आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो आपके पैसे हैं। अब ज़रा हम बैंक के एंगल से सोचते हैं। देखिए, बैंक के लिए जो बैंक का बैलेंस होता है, जो आपने 5 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, वो बैंक के अपने नहीं होते हैं, बल्कि बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी होती है, बिकॉज बैंक इज़ लायबल टू पे यू दी अमाउंट एनी टाइम। जब आप जाओगे बैंक को बोलोगे कि जनाब मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो बैंक जो है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पैसे आपको प्रोवाइड करे। बैंक के पास जो आपके 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, वो किसी और के पैसे हैं, वो बैंक के अपने पैसे नहीं हैं। तो बैंक अपने एंगल से अपनी अकाउंटिंग करता है, बैंक अपने एंगल से आपके बैंक अकाउंट की अकाउंटिंग अपने पास करता है, और आप अपने एंगल से, अपनी तरफ से, अपनी सोच से और उसको एसेट कंसिडर करते हुए अपनी अकाउंटिंग करते हो। इसीलिए अगर आपके पास कभी भी बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लेट से 5 लाख रुपए होगा, तो वो डेबिट साइड पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बैंक आपकी अकाउंटिंग करने के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाता है। बैंक स्टेटमेंट पर 3 कॉलम्स होते हैं जनरली, डिस्क्रिप्शन और डेट के अलावा डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस का कॉलम होता है। अगर आपके 5 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं तो बैलेंस के कॉलम में 5 लाख रुपए CR यानी कि 5 लाख रुपए क्रेडिट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये होगी कि बैंक ये कह रहा होगा कि मिस्टर ए, मिस्टर बी या किसी और के 5 लाख रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं और हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर एक क्रेडिट नेचर होता। तो कहने का मकसद ये है कि आप एसेट के तौर पर और बैंक उसको जनरली लायबिलिटी के तौर पर अकाउंटिंग कर रहा होता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने पास कुछ ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हो, वो ट्रांजैक्शंस उसी वक्त बैंक रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। आपने किसी को चेक दिया, आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो बंदा चेक लेकर बैंक ही नहीं गया, बैंक से पैसे ही नहीं निकले, और इसीलिए वो बैंक स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। और कुछ ऐसी मिसालें हम आगे पढ़ेंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट पर आ रही होती हैं, यानी कि बैंक ने आपके अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करी हुई होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करी हुई होती हैं, लेकिन वो आपने नहीं करी हुई होती। अब ये कौन सी मिसालें होती हैं, कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, इसकी डिटेल में तो हम जाएंगे, लेकिन होता यह है कि आप और बैंक दोनों इन ट्रांजैक्शंस की वजह से दोनों के बैलेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं।
मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि साल के एंड में आपके रिकॉर्ड्स ये बता रहे हों कि जनाब मेरे 7 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, और जब बैंक से पूछा जाए तो बैंक बोले नहीं नहीं, इनके तो 6.5 लाख रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं। यानी कि दोनों के बैलेंसेस में 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बैंक में 7 लाख रुपए पड़े हुए हैं और बैंक ये कह रहा है कि नहीं, इस बंदे के तो हमारे पास 6.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यानी कि जो बैंक अकाउंट का बैलेंस, जो बैंक अकाउंट मैं बना रहा हूँ उसका क्लोजिंग बैलेंस, और जो बैंक स्टेटमेंट पर क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से मैच ना करें, इसकी बड़ी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यही बात या ये बैलेंस का डिफरेंट लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उसमें हम ये लोगों को बताते हैं कि देखो हम जो 7 लाख बोल रहे हैं वो भी सही है, और जो बैंक 6.5 लाख रुपए बोल रहा है वो अमाउंट भी सही है। अलबत्ता इन दोनों के बीच में जो फ़र्क या जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो किन बुनियाद या किन वजूहात की बेसिस पर आ रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो यहाँ पर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक बेसिक ओवरव्यू लिया कि जनाब एक बैंक अकाउंट मैं खुद अपने बिजनेस के लिए बनाता हूँ, और एक बैंक अकाउंट मेरा बैंक बना रहा होता है, और वो एक बैंक स्टेटमेंट में मुझे रेगुलरली बैंक स्टेटमेंट इशू करता है, जिसमें वो बताता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने डेबिट्स हुए हैं यानी कि एडिशंस हुई हैं या सब्ट्रैक्शंस हुई हैं सॉरी, और कितनी एडिशंस हुई हैं यानी कि कितने पैसे क्रेडिट हुए, और ये दोनों कभी कभी बैलेंस नहीं करते। अगले लेसन में हम इसकी कुछ डिटेल्स पर जाते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कि क्यों दोनों बैलेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं रिकॉर्ड करूं, बैंक रिकॉर्ड ना करे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई हो और मैंने रिकॉर्ड ना करी हुई हो, और कैसे इन दोनों को हम टैली करेंगे, मैच करेंगे, या इस प्रॉब्लम को, इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे।